हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ और इतनी अवेटेड वीडियो है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, इंडिया मार्ट का स्टॉक एनालिसिस। एंड जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये मल्टीपल पार्ट्स में आएगी। तो सबसे पहले हम इनका बिजनेस ओवरव्यू समझेंगे पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट के अंदर हम इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। एंड थर्ड पार्ट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस, वैल्यूएशन के ऊपर क्या राय है मेरी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो 3 पार्ट्स के अंदर वीडियो आएगी ये पूरी बेसिकली। एंड आपको ये जो स्टॉक एनालिसिस होगा, आई थिंक दिस विल गाइड यू into becoming a better investor in not only India Mart but in other companies as well। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को कंसल्ट करें। एंड यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट मनीक्राफ्ट। मनीक्राफ्ट इज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म एंड आप मनीक्राफ्ट से डेफिनेटली कंसल्टेशन अपनी ले सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने डीमैट अकाउंट अब तक नहीं खुलवाए हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड जाइए अपने डीमैट अकाउंट ज़रूर खुलवाइए। इंडिया मार्ट को स्टार्ट किया था मिस्टर दिनेश अग्रवाल ने 1996 में। ये 1995 में यूएस से वापस आए थे और इन्होंने सोचा था कि चलो एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, इस बिजनेस मॉडल पे स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा एक्सपोर्ट्स वगैरह पे फोकस्ड हो। और क्योंकि ये यूएस से आए थे तो इनको था कि हाँ, यूएस से हम बिजनेस कर सकते हैं और इंडिया यूएस का कोई ना कोई उधर की साइड पे फोकस करके बिजनेस करते हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस था। बिजनेस मॉडल इंडिया मार्ट का जो अभी है उससे थोड़ा हटके बिजनेस मॉडल होता था पहले। 1996 में इन्होंने कंपनी स्टार्ट करी। तब इनको ऐसा नहीं था कि ये कंपनी इतनी बड़ी करनी है, क्या करना है। हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं मिस्टर दिनेश अग्रवाल काफ़ी। एंड इन्होंने एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करी थी, छोटा सा एक विजन लेके कंपनी को स्टार्ट किया था। एंड आज देखिए कंपनी कितनी बड़ी हो चुकी है। तो 1996 में इनके पास टर्नओवर जो था 6 लाख रुपए का था। 1997 में हमने देखा 24 लाख का हुआ वो। और 1999 में तो इन्होंने इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया। सोल प्रोप्राइटरशिप से सीधा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन्होंने कहा यार प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही नहीं है, अब बड़ा काम करेंगे, अब आईपीओ लाएंगे। .com का जो बूम चल रहा था उस समय 99-98 में, उसने इनको बड़ा ड्राइव किया और इन्होंने खुद कहा कि उसकी वजह से कंपनी में भी बिजनेस बढ़ने लगा, वैल्यूएशन भी अच्छी होने लगी। और 99 में इन्होंने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना दिया। इनको समझ आ गया था बहुत जल्दी कि एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना बहुत ज़रूरी है और किसी भी आईटी या टेक्नोलॉजी फर्म के लिए एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ा एक एसेट होते हैं। एंड इस चक्कर में इन्होंने ईसॉप भी इंट्रोड्यूस करे और वो ईसॉप इनको आज तक काम आ रहे हैं क्योंकि इनके कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, 100+ एम्प्लॉयज़ हैं जो 10 ईयर्स प्लस से इनके पास रुके हुए हैं, इनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो .com का जब बस्ट हुआ तो उसके बाद इंडिया मार्ट सर्वाइव तो करी बट आईपीओ ये लोग उस समय नहीं ला पाए। अब इनको नेक्स्ट था कि चलो कुछ साल में वापस ले आएंगे। बट उसके बाद क्या हुआ गाइस, तो इनके अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। इन्होंने एक ऑफिस खरीदा नया, उसका भूमि पूजन कराया एंड भूमि पूजन के अगले दिन ही 9/11 के अटैक्स हो गए यूएस में। तो जब वहाँ पे ट्विन टावर्स गिरे उसके बाद हमने देखा इनका बिजनेस जो था, रेवेन्यू 50% से डिक्लाइन ले गया। यूएस का जो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस था लगभग खत्म होता जा रहा था। ये लोगों को ना बायर्स मिल रहे थे ना सेलर्स मिल रहे थे। इनका बिजनेस मॉडल पूरा ख़राब होता चला गया। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे ग्राइंड कर करके किसी तरीके से कंपनी को रिवाइव किया, किसी तरह कंपनी को जिंदा रखा। उस समय मिस्टर दिनेश अग्रवाल बताते हैं इन्होंने अपने एमबीए के लिए भी रजिस्ट्रेशन करी थी बट वो भी नहीं हो पाई। ये इवनिंग में एमबीए कर रहे थे, जो मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव एमबीए टाइप होता है वो कर रहे थे ये, वो भी नहीं हो पाया। तो काफ़ी ग्राइंड करी इन्होंने। उसके बाद 2002 से बिजनेस ने वापस पकड़ ली एक। एंड 2008 तक आप देखोगे तो बिजनेस काफ़ी अच्छे से करने लगा था। बट एज फेट वुड हैव इट, लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हो गया एंड सारी ही कंपनीज को इतना बड़ा झटका लगा। करेंसी फ्लक्चुएशंस, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए। और इंडिया मार्ट फिर से जो आईपीओ का इनका प्लान था, तो ये चाह रहे थे कि उसी बूम में आईपीओ ले आए। एंड इन्होंने बताया भी कि नौकरी.com लिस्ट हुई थी उस समय सिर्फ 2006 में। एंड नौकरी.com को लोग फॉलो भी करते हैं। उस कंपनी को इतना टाइम लगे इतनी बड़ी कंपनी बनने के लिए। एंड यही मैं अपने इन्वेस्टर्स को भी या अपने फ्रेंड्स को भी कहता हूँ जो यहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करते हैं या जो सीख रहे हैं, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है कंपनीज को, बिजनेसेस को टाइम देना पड़ता है। रियलिटी देखें ना, आप लोग 18-18 साल लगाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन के लिए। एंड आप सोचते हैं कि बिजनेसेस खड़े हो जाएं 2-2 साल में। तो सारे बिजनेसेस ऐसे वर्क नहीं करते, बड़ी अनसर्टेन एनवायरनमेंट होता है एंड कहीं ना कहीं लॉसेज और इनके चांसेस रहते हैं। इंडिया मार्ट के साथ कुछ ज़्यादा ही हुआ कि जब भी आईपीओ लाना चाहते हैं नहीं आ पा रहा। तो 2008 में भी आईपीओ ये लोग नहीं ला पाए। बट मिस्टर दिनेश अग्रवाल ने खुद ने कहा कि जब वो कीड़ा लग जाता है ना आईपीओ का, तो वो आईपीओ लाके ही छोड़ते हुआ। फिर इन्होंने कंपनी और अच्छे से ग्रो करनी स्टार्ट करी, बिजनेस रीमॉडल किया अगेन वापस से। एंड 2010-11 का जो साल था वो इनके लिए बहुत अच्छा था। इन्होंने अपनी जो ग्रोथ थी उसको 10x किया।
एंड उस बेसिस पे इन्होंने अपनी वैल्यूएशन भी बढ़ाई, ट्रस्ट भी बनाई कम्युनिटी के अंदर, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ा डीरेल होने लग गए थे, तो इनको कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। एंड उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं यार, एम्प्लॉयज़ भी अब हमें छोड़ के जा रहे हैं, ट्रस्ट हमारा बन रहा है, हमारा एक यूज़र बेस बढ़ रहा है, बट फिर भी जो पुराने यूज़र्स हैं वापस नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कुछ दिक्कत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम गलती कर रहे हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद इन्होंने फिर से बिजनेस रीमॉडल किया। अब आप खुद सोच सकते हैं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस रीमॉडल हुआ है, बट गाइज असल जिंदगी में ऐसे ही चलता है। यू हैव टू कीप रिवैम्पिंग थिंग्स। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मनी क्राफ्ट को हमने जब स्टार्ट किया था, इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे व्हेन इट्स अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी फॉर्म। तो बिजनेस आपको रिमॉडल करना पड़ता है मार्केट के हिसाब से, कस्टमर्स के हिसाब से एंड सिचुएशंस के हिसाब से। तो इन्होंने फिर रीमॉडलिंग करी उसकी, एंड उसके बाद इन्होंने अपना एक अच्छा सा नीश बना लिया मार्केट के अंदर। B2B ई कॉमर्स के अंदर इंडिया मार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नेम्स। ये गाइस डेली 12 लाख मैच मेकिंग करते हैं। 1 in every 15 इंडियन इज नाउ कनेक्टेड टू इंडिया मार्ट इन सम और दी अदर वे, चाहे वो किसी बायर के वजह से, चाहे वो किसी सप्लायर के वजह से, विच इज अ बिग नंबर। इनके जो रिपीट बायर्स है ना गाइस, उनका नंबर भी 55% पे है। तो विद इन 90 डेज 55% ऑफ द कस्टमर्स आर रिपीट बायर्स। एंड जो सप्लायर्स हैं इंडिया मार्ट पे, तो 30% से ऊपर जो सप्लायर्स हैं इंडिया मार्ट पे, वो भी इंडिया मार्ट से सामान खरीदते हैं। तो इट हैज़ बिकम अ वेरी गुड नेटवर्क, इट हैज़ बिकम समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव, इट हैज़ काइंड ऑफ बिकम अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अब उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे जब हम देखेंगे कि इन्होंने कंपनीज क्या क्या एक्वायर करनी स्टार्ट करी है, इनका विजन कैसा है, कौन कौन से छोटे छोटे स्टार्टअप्स इन्होंने एक्वायर करने स्टार्ट करें, तो वो सारा हम आगे डिस्कस इसी वीडियो के अंदर करेंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हुई, बट इसके अंदर एक श्रेय जाता है डेफिनेटली मैनेजमेंट को, कंपनी को, बट एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है इंटरनेट को। इंटरनेट के वजह से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से आ रही है। ऊपर से हमने देखा इनको कंपटीशन कहाँ से मिल सकता है, तो कंपटीशन के लिए हम देख सकते हैं अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, उड़ान हो गया, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इनको कंपटीशन दे सकती हैं। बट इंडिया मार्ट हैज़ बीन एबल टू मेक अ नीश फॉर इट सेल्फ। अगर आज भी मैं कोई होलसेल के लिए प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, या लेट से कि मैं कोई कंपनी के किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं स्टील ही चाह रहा हूँ, मैं टाटा स्टील चाह रहा हूँ, तो ऐसी चीज़ अगर आप सर्च करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वन ऑफ द टॉप फ्यू लिंक्स इज इंडिया मार्ट। एंड इंडिया मार्ट पे आप क्वेरी डालते हैं, आपको कांटेक्ट होता है लोगों से, एंड आप बड़े अच्छे से अपना बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, अपनी बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। सो इंडिया मार्ट इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म डेफिनेटली फॉर B2B कस्टमर्स, एंड आई पर्सनली नो मेनी पीपल हु आर यूजिंग इंडिया मार्ट फॉर देयर बिजनेसेस एंड दे आर हैप्पी विद इंडिया मार्ट। डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए कंज्यूमर कंप्लेंट्स वगैरह चलती हैं, तो यू कैन सिंगल आउट दोज फ्यू केसेस एज वेल, बट आई डू नॉट थिंक कि सिंगलिंग आउट दोज फ्यू केसेस रिफ्लेक्ट्स द ट्रू कंपनी की रेपुटेशन, या एक जो कंपनी ने ब्रांड बिल्ड किया अपना, उसको ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है। लोग फ्लिपकार्ट से भी खुश नहीं होते, अमेजोन से भी खुश नहीं होते, बट दैट डज नॉट स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग ग्रेट कंपनीज इन दिस कंट्री और ग्लोबली। तो गाइज अब हम समझते हैं कि इंडिया मार्ट आखिर पैसे कैसे कमाता है। तो जिस भी जने को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया मार्ट पे बेचने हैं, दुनिया को दिखाने की प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया मार्ट से सब्सक्रिप्शन प्लान से लेते हैं। तो आप फ्री में लिस्टिंग करा सकते हैं, बट उसके अंदर अगर आपको लीड्स आ रहे हैं कुछ, उसका डेटा नहीं मिलता अर्जेंटली, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, वेट टाइम होता है और लिमिट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो हम सीधा प्लान्स पे फोकस करते हैं कि ये प्लान से पैसे कमाते हैं जो। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि 3 सब्सक्रिप्शन प्लान्स निकाले हुए, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। अब सिल्वर के अंदर डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्राउड है, तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, मंथली और एनुअल प्लान्स दोनों दे रखे हैं। सिल्वर के अंदर आप मान सकते हैं जो इनका कस्टमर बेस है, अगर 100 लोगों का कस्टमर बेस है, और इनके कस्टमर कौन है, इनके कस्टमर सप्लायर्स हुए, ठीक है। तो अगर 100 लोगों का कस्टमर बेस है, उसमें से 55 लोग जो हैं वो सिल्वर प्लान्स ले रहे हैं, 35 लोग गोल्ड प्लान्स ले रहे हैं, गोल्ड में सिर्फ एनुअल प्लान्स हैं, एंड बचे हुए जो हुए थोड़े से वो ले रहे हैं आपका प्लैटिनम प्लान्स। तो 10-15% से ऊपर प्लैटिनम प्लान नहीं लेते लोग, एंड वो जो होते हैं प्लैटिनम वाले, वो इनके आप मान सकते हैं प्रीमियम सप्लायर्स हैं, मतलब इनके लिए तो कस्टमर्स हो गए, बट इंडिया मार्ट के ऊपर वो प्रीमियम सप्लायर्स टाइप होते हैं। एंड इंडिया मार्ट ने बहुत अच्छे से डेटा एनालिटिक्स वगैरह यूज़ करके ऐसा डेटाबेस बनाना स्टार्ट किया। बेसिकली अब वो डेटा को मोनेटाइज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है। तो डेटा इतना ज़्यादा है, उसको ढंग से अगर यूज़ करके आप मोनेटाइज करेंगे, तो आप बेसिकली एक जगह पे बता सकते हैं एक सप्लायर को कि कस्टमर को क्या डिमांड पड़ने वाली है फ्यूचर में, कस्टमर क्या चीज़ें चाहता है उस जोन में, एंड इस बेसिस पे इंडिया मार्ट पे लिस्ट कराने में जो भी नए लोग आते हैं, जो भी नए सप्लायर्स आते हैं, उनको इंडिया मार्ट का कस्टमर बनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको उल्टा बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे इनके डेटाबेस के वजह से। तो गाइज आपको तीनों प्लान्स तो समझ आ गए।
अब इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू कितना आता है पर यूज़र, तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आप मान सकते हैं इंडिया मार्ट पे पर एनम है 45,000 का। बट अब यहीं पे आप डिफरेंस देखिए, जो टॉप 10% है इनका, उसका एवरेज रेवेन्यू है 1,75,000 1,80,000 के आसपास पर एनम। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से यूज़र बेस बढ़ेगा उस हिसाब से इनका रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। यूज़र बेस कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। इनका इनिशियल टारगेट तो यही होता था कि यार 20-25% से यूज़र बेस वगैरह बढ़े, बट उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा था, थोड़ी परेशानियां चल रही थी इकोनॉमी के अंदर, स्लो डाउन वगैरह था, उस बेसिस पे नहीं बढ़ पा रहा था। बट अब कोविड के कारण हुआ क्या है, तो कोविड पे मैं आपको अपडेट दे दूँ, सबको ये लगा था इंडिया मार्ट बहुत बुरा हिट लेगा, बट इन माई ओपिनियन व्हाट आई वॉज एबल टू जज वॉज कि नहीं यार मेडिकल सप्लाईज की चीज़ें तो लिस्ट होंगी, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। डेफिनेटली बाकी चीज़ों की क्वेरीज में फॉल आया है, बाकी चीज़ों के लिए सप्लायर्स भी कम हुए हैं, एंड इन्होंने सप्लायर्स को भी लीवरेज दी कि अच्छा पेमेंट हमें बाद में कर देना, पेमेंट्स डिफर करिए इन्होंने। बट हुआ क्या है कि जो मेडिकल सप्लाईज के साइड का बिजनेस था वो एकदम बूम कर गया, बहुत स्पीड से बूम किया है, और उस चक्कर में दे हैव बीन एबल टू डिलीवर प्रॉफिट इवन इन Q1 ऑफ FY21। तो बिजनेस इज रनिंग गुड, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसको आप समझिए गाइस। इंडिया मार्ट इज अ प्लेटफॉर्म कंपनी, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक उस प्लेटफॉर्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती, दीज गाइज विल बी एबल टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। हो सकता है हाँ 40% से ग्रोथ ना आ रही हो, बट 20-25% ग्रोथ इज गुड इनफ फॉर एनी कंपनी। सो इंडिया मार्ट का आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि पैसा आता किधर से, किस तरीके से आता है। एड्स वगैरह में भी कितना खर्च करते हैं, तो एड्स वगैरह ज़्यादा नहीं करते, उसको ये अवॉइड करते हैं। मोस्टली इनकी अब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, लोग क्योंकि इंडिया मार्ट पे हैं और लोग क्योंकि इंडिया मार्ट से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बाकी लोग भी इंडिया मार्ट से जुड़ते हैं। तो होता क्या है, मैं आपको सिंपल बता दूं प्लेटफॉर्म कंपनीज का क्या रूल होता है। आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टेलीग्राम इज मच बेटर देन व्हाट्सएप, बट टेलीग्राम पे हम चैनल्स वगैरह फॉर्म कर रहे हैं। टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं कई सारे यूट्यूबर्स ने चैनल्स फॉर्म कर रखे हैं, आप उन चैनल्स को ज्वाइन करते हैं। अब क्यों करते हैं, व्हाट्सएप में भी तो काफ़ी लोग आ सकते हैं ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप में भी आप एडमिन को सारे राइट्स दे सकते हैं, बट क्योंकि सब लोग टेलीग्राम चैनल्स फॉर्म कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आप टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है प्लेटफॉर्म कंपनीज के अंदर। अगर सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है, क्यों प्ले स्टेशन लेना, क्यों एक्सबॉक्स लेना, प्लेटफॉर्म बन गया है। क्यों विंडोज पे स्टिक करना, क्यों मैक ओएस पे स्टिक करना, प्लेटफॉर्म बन गया है। तो प्लेटफॉर्म कंपनीज का सिंपल रूल है कि आप कई सारे लोगों को लाओ उस प्लेटफॉर्म पे, एंड अल्टीमेटली सब लोग उसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होंगे, तो बाकियों को भी उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सेम हैज बीन द केस विद इंडिया मार्ट। गाइज एक और इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि इनका 60% मार्केट शेयर है क्लासिफाइड B2B सेगमेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर हो जाता है। एंड इंडिया मार्ट ने अब क्या किया है, इन्होंने अपने फर्दर एनहांस करने के लिए, प्लेटफॉर्म को फर्दर एनहांस करने के लिए व्हाट दे हैव डन इज दे आर गोइंग अहेड एंड एक्वायरिंग स्मॉल स्टार्टअप्स। तो कोई डेटाबेस मैनेजमेंट कंपनी हो गई, जैसे उसमें देख रहे हैं कहीं ना कहीं, कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर की कंपनी हो गई अच्छी, किसी टाइप का एंटरप्राइज सोल्यूशन हो गया, इन सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि हर 2-3 क्वार्टर में कोई ना कोई छोटी कंपनी उठा लेते हैं। उससे क्या होता है, उसका जो पूरा मैकेनिज्म है अपने बिजनेस के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, एंड उसको इंटीग्रेट करने के बाद दे आर एबल टू डिलीवर अ बेटर प्लेटफॉर्म, अ बेटर प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स। एंड उस बेसिस पे आप देख रहे हैं कि इंडिया मार्ट में लोग रुक रहे हैं, चर्न इतना हाई नहीं है। तो गाइज होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम पार्ट 2 के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे चल रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, एंड पार्ट 3 के अंदर डिस्कस करेंगे डेफिनेटली मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस इस कंपनी के लिए, वैल्यूएशन कैसी है, थोड़ा कंपटीशन देखेंगे कि जो उड़ान, अमेजॉन, वॉलमार्ट, इनसे कंपटीशन आता है वो किस बेसिस पे आता है। बट मैं उसका एक फन फैक्ट अभी आपको दे दूँ, इंडिया मार्ट पे ऑन एवरेज ऑर्डर वैल्यू है $600 की, उड़ान पे वो है $60 की, और अमेजॉन पे है $16 की। इससे आपको समझ आता है कि इसका नीश बिल्कुल अलग है, इसकी प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्कुल अलग है, इसका मॉडल बिल्कुल अलग है उन कंपनी से। बट इसको हमेशा खतरा रहता है किसी भी बड़े B2B प्लेयर से। एंड उड़ान जैसा कि आप जानते हैं एक यूनिकॉर्न है, एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, एंड उड़ान की वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हैं, एंड उड़ान अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अमेजॉन हो गया, उड़ान हो गया, वॉलमार्ट हो गया, रिलायंस हो गया, दीज आर द मेन कंपनीज आई एम वॉचिंग हु कैन डिस्टर्ब इंडिया मार्ट। बट देखेंगे, सब अपना नीच बना के चलते हैं। बहुत सारी कंपनीज इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती हैं, अगर आपको सर्वाइव करना आ जाए। एंड डेफिनेटली इस वीडियो से आपको समझ आया होगा, मिस्टर दिनेश अग्रवाल एंड इंडिया मार्ट इज अ सर्वाइवर। इन्होंने बहुत सारी दिक्कतें झेली हैं, बट दे हैव बीन एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन दिस एनवायरनमेंट। सो वीडियो 2 का वेट करिए। वीडियो 2 के अंदर डेफिनेटली
हम डिस्कस करेंगे इनके फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वन एंड यू आर वेटिंग फॉर द पार्ट 2 एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल से। थैंक यू।